Hello everyone, welcome to TRCC EduVeda. I am Ms. Janvi Rathod, Assistant Teacher at Thakur Ramnarayan College of Arts and Commerce. आज हम समझने वाले हैं इकोनॉमिक्स का पेपर पार्ट 10, कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है और हमें कैसे प्रिपेयर करना है एग्जाम के लिए। आप सभी का सवाल रहेगा, हाउ टू प्रिपेयर फॉर एन एग्जाम। मैम कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, कहाँ से हमें पढ़ना है, कितना चैप्टर्स के लिए कितना वेटेज है और हाउ टू राइट एन पेपर। दिस questions will be answered in this video. Before answering these questions, you have to remember your concepts thoroughly. आपको आपके सारे concepts clear होने चाहिए। जो भी questions होंगे वो आपके in text आते हैं। Objectives सारे textual होंगे, मतलब between the text questions होते हैं। तो you have to understand your textbook very thoroughly. Next is your saving time. Time saving is very important while writing your paper. अगर आप समझते हो कि you have 3 hours time while writing your paper, तो आपको क्या करना है, टाइम डिवाइड करना है between question number 1, question number 2, question number 3, 4, 5 and 6. For example, you need much more time while writing your 8 marks answer and your objectives. So you have to divide your time, 1 hour dedicatedly for these 2 questions and 1 hour 45 minutes to another question and next 15 minutes to analyze your paper. Where you have made mistake, क्या आपने करेक्ट क्वेश्चन नंबर लिखा है, क्या आपने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, कोई क्वेश्चंस मिस तो नहीं हुआ है, ये समझने के लिए यू मस्ट सेव योर टाइम. नेक्स्ट इज योर रिविजन. You have to keep revising your notes thoroughly. One thing, you have to keep revising it. रिविजन का मतलब क्या होता है, नया कंसेप्ट नहीं पढ़ना है आपको, आपने जो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है you have to revise that concept again and again. Next is planning is very important. Planning is very important का मतलब क्या होता है, you have to sit and analyze first. कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर्स का वेटेज क्या है और कौन से चैप्टर्स मेरे लिए बेनिफिशियल है, सो आई कैन स्कोर गुड अकॉर्डिंग टू माई कैपेसिटी. तो ये आपको समझना बहुत जरूरी होगा. नेक्स्ट इज सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके फायदा क्या होने वाला है मैम, फायदा ये होगा कि आप ये समझोगे कि कौन से टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव्स कहाँ से पूछे जा रहे हैं और हाउ मच टाइम आई रिक्वायर टू आंसर दैट क्वेश्चंस. तो आप यहाँ पे ये समझ पाओगे कि मेरे लिए कितना टाइम जरूरी है एक आंसर लिखने के लिए, एंड यू कैन प्लान योर आंसर्स अकॉर्डिंगली. कमिंग टुवर्ड्स द यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योर मार्क्स. In economics, there are total 10 chapters which are divided between microeconomics and macroeconomics. जिसमें आपका सबसे पहला चैप्टर है Introduction to Micro and Macroeconomics, जिसमें आपके क्वेश्चंस 2 टाइप के आएंगे, with option and without option. Without option, this chapter carries 7 marks, and with option, this chapter carries 10 marks. Next chapter is your Utility Analysis. This chapter comes for without option 7 marks, with option 10 marks. जिसमें आपका इंपॉर्टेंट आंसर हो जाएगा लॉ ऑफ DMU. नेक्स्ट चैप्टर इज लॉ ऑफ डिमांड, चैप्टर 3A. दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू, जिसमें लॉ ऑफ डिमांड के अंदर ये चैप्टर आएगा विदाउट ऑप्शन फॉर 8 मार्क्स एंड विद ऑप्शन फॉर 12 मार्क्स. नेक्स्ट चैप्टर इज योर 3B, elasticity of demand. Again, this chapter without option carries 8 marks, with option this chapter carries 12 marks. जिसमें आपके 2 आंसर्स इंपॉर्टेंट है, types of price elasticity of demand and features. Next is your supply analysis, chapter number 4. chapter number 4 कौन सा है आपका, supply analysis, जिसमें ये chapter आएगा without option for 7 marks, with option for 10 marks. Next chapter is your chapter number 5, forms of market. Forms of market without option carries 7 marks, with option carries 10 marks. Next chapter, chapter number 6, जो आपका विदाउट ऑप्शन कैरीज 8 मार्क्स, विद ऑप्शन कैरीज 11 मार्क्स. चैप्टर नंबर 7, नेशनल इनकम. अगेन दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू, जिसमें आपके आंसर्स ऑब्जेक्टिव्स भी बनते हैं और आपके थियोरेटिकल आंसर्स भी बनते हैं. दिस चैप्टर कैरीज विदाउट ऑप्शन फॉर 8 मार्क्स, विद ऑप्शन फॉर 12 मार्क्स. Chapter number 7, Public Finance in India. This chapter without option carries 8 marks and with option carries 12 marks. Next chapter is your chapter number 9, Money Market and Capital Market. Again, this chapter is important from your objectives point of view as well as your answers point of view. Without option, this chapter carries 8 marks.
with option this chapter carries 11 marks. Last chapter forms of mark. यहाँ से आपके objectives distinguish between and your answer the following questions बनते हैं, जिसमें ये chapter without option carries 4 marks and with option carries 6 marks. तो यहाँ पे हमने समझ लिया है कि हमारे जो chapters है वो कौन से marks with option कितने marks के लिए आने वाले हैं, without option कितने marks के लिए आने वाले हैं. My clear suggestion is if you have not studied till now and if you want to score good, focus on first 5 chapters of your economics. Chapter number 1, 2, 3, 4 and 5. You can score good with this first 5 chapters along with your 20 marks in your ABT exam. So you can score good, study well and focus on the first 5 chapters clearly till now. अभी हम समझने वाले हैं पेपर पैटर्न. सबसे इम्पोर्टेंट होता है. While coming towards the paper pattern, अभी हमारा सबका क्लियर होता है. ऑब्जेक्टिव्स कौन पढ़ के जाएगा? Objectives can be taken away from anywhere. फ्रेंड को पूछ लूंगा, आगे से देख लूंगा, but no. When you rely on your friends, there is no guarantee your objectives are very much correct. कभी कभी बच्चे लोग क्या करते हैं, खुद सही लिख के दूसरे का कॉपी करके गलत लिख देते हैं. Where your marks are being deducted. You are supposed to write only once. So my clear suggestion is study your objectives thoroughly. Go well prepared. Why? Because it holds 20 marks and this 20 marks are in your hands. अब economics is not just like other subject. यहाँ पे हमने पहले ही डिस्कस किया वीडियो में, जैसे हमारे क्वेश्चंस इन टेक्स्ट होते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस तो होते नहीं है, तो आपको थरली पढ़ के जाना होगा. अब क्वेश्चंस कौन से टाइप के होंगे? तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें आपके एमसीक्यूज आते हैं, आपके कोरिलेशन, गिव इकोनॉमिक टर्म, आंसर द फॉलोइंग सेंटेंस, असर्शन एंड रीजनिंग, ऐसे वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. अभी यहाँ पे आउट ऑफ दिस वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर एंड राइट पेयर. अब वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चन में से कोई भी 4 टाइप पूछा जाएगा, इन विच ईच वन विल हैव 5 मार्क्स. तो आपके इन टोटल ये बनेंगे कितने मार्क्स? 20 मार्क्स. फॉर एग्जाम्पल इफ MCQ 5 MCQs, 5 correlation, 5 economic term and 5 answer the following. So you have in total 20 marks in your hand in question number 1. So go well prepared with your objectives. Coming towards question number 2. Identify and explain the following concept. अब यहाँ पे identify and explain the following concept में आपको क्या करना होता है? For example, आपको एक sentence दिया जाए, अब वो sentence के बीच में आपको term identify करना है कि ये term का मतलब क्या होता है, वो term आपको लिखना है. उसके अलावा you have to explain that following sentence. वो term को आपको explain करना होता है. For example, if Rita is purchasing winter clothes, तो यहाँ पे seasonal demand. Rita is doing what? She is purchasing winter clothes. In which season? Winter season. So what is she doing? She is doing a seasonal demand. तो वहाँ पे आपको seasonal demand लिखना है and then you have to explain the term seasonal demand. तो यहाँ पे this way you have to answer this. तो मैम ये कितने मार्क्स का होगा? This will come for 6 marks in which any 3 you have to attempt. Out of 5 you have to attempt any 3. Question 2B. अब question 2B कौन सा है आपका? Distinguish between. This is very important in economics. जहाँ पे आपको समझना है डिस्टिंग्विश कितने मार्क्स के होते हैं मैम? इट इज फॉर 2 मार्क्स. अगेन यू हैव टू राइट एनी 3 आउट ऑफ 5. 6 मार्क्स. मैम 2 मार्क के लिए कितने पॉइंट्स लिखने हैं? फॉर 2 मार्क्स यू हैव टू राइट 3 पॉइंट्स इन विच दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. लिसन दिस क्लियरली. फर्स्ट पॉइंट विल बी ऑलवेज योर मीनिंग, सेकेंड 2 पॉइंट्स विल बी योर सबऑर्डिनेट पॉइंट्स. तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट फॉर एग्जाम्पल परफेक्टली इलास्टिक डिमांड एंड परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड दिया है, तो यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाट इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड एंड परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड एंड देन यू हैव टू गिव 2 subordinate points along with it. So you will score 2 marks for each. तो यहाँ पे आपको कितने लिखने हैं? Any 3 out of 5 which holds 6 marks. This you can score out of marks in which. So be well prepared with your distinguish. Again, distinguish are not given in your exercise. So you have to prepare your content thoroughly. Next is answer the following questions. Answer the following questions. यहाँ पे if I say be well prepared with your first 5 chapters, ma'am, what is the guarantee? Check your previous year question papers where first 3 out of 5 any 3 questions will be from first 5 chapters. So if you are well prepared with your first 5 chapters, you can score good. You have to attempt any 3 out of 5. How many marks? 4 marks each question. So total these questions hold for 12 marks. Next question. State whether you agree or disagree with the above statement. यहाँ पे बच्चे लोग बहुत सारे मिस्टेक्स करते हैं. हमें बचपन से लिखने की आदत होती है राइट और रॉन्ग, ट्रू और फॉल्स, और राइट और रॉन्ग, ट्रू और फॉल्स लिखने के बाद बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं? फॉल्स लिखेंगे उसका स्टेटमेंट देंगे, राइट लिखेंगे बट स्टेटमेंट नहीं देंगे. बट अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन क्लियरली. व्हाट दिस क्वेश्चन आस्क? दिस क्वेश्चन आस्क state whether you agree
or disagree with the above statement. अब agree और disagree लिखना है. मैम सिर्फ agree और disagree लिख दिया तो marks मिलेगा? There is a way of writing this. So remember, for example, if you write question number 4(1), so you have to mention there, I agree with the above statement. For this, there is a 1 mark, and then you have to mention below it reasons, and then you have to reason it out why you agree with the above statement. It is for 4 marks. Minimum points are required 4. I'll suggest write 5 points. एक point extra क्यों लिखे? ताकि if there is a error, if there are mistakes in one point, so you can cover it that point in the next point. So you don't miss your points over there. Now, next is, for example, if you are disagreeing with the above statement. So क्या disagree के लिए statement देना जरूरी है? Yes. For disagree, you have to give the statement. This is the question where students makes most mistake. So, while writing your questions, write I disagree with the above statement, reasons and justify your reasons there. So, reasons carry 3 mark and agree or disagree carries 1 mark. Now, मैम मुझे reasons नहीं आता है, मैं क्या करूँ? तो write either you agree or disagree with the above statement. इतना तो आता होगा आपको, तो वो लिखने से you can score 1 mark. Now, मैम ये क्वेश्चन कितने मार्क के लिए आता है? ये क्वेश्चन अगेन इट कम्स फॉर 12 मार्क्स वेयर यू हैव टू राइट 3 अग्री और डिसएग्रीज. सो यहाँ पे ईच क्वेश्चन कैरीज फॉर 4 मार्क्स. यू कैन स्कोर गुड इन दिस क्वेश्चन. डू नॉट मिस दिस क्वेश्चन बाय एनी चांस. लास्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल. द मोस्ट स्कैरियस्ट क्वेश्चन ऑफ स्टूडेंट्स लाइफ. क्यों? क्योंकि इसमें 8 मार्क के 2 आंसर्स करने होंगे. मैम 8 मार्क के 2 आंसर्स कैसे होंगे? 8 मार्क के 2 आंसर्स आप आराम से लिख पाओगे. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने बोला है, फर्स्ट 5 चैप्टर्स अच्छे से पढ़ो, सारे क्वेश्चंस. मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डीएमयू, इसमें से कोई एक पेपर में होने का चांस तो है. दिस इज अ गारंटीड क्वेश्चन. जैसे मैंने चैप्टर 7 में बताया आपको नेशनल इनकम का गारंटीड क्वेश्चन, चैप्टर 8 के सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, Reasons for growth in public expenditure. This 5 questions are guaranteed. इसमें से कोई एक तो पेपर में होने ही वाला है. Now where students make the mistake? अगर मैंने बोला है write the law of DMU with exceptions, तो सिर्फ exceptions लिख के दे देंगे. बेटा ये क्वेश्चन 8 मार्क के लिए पूछा जा रहा है, तो 8 मार्क के लिए what will be the requirements? Requirements will be you have to write introduction, meaning, definition, उसके बाद diagram, assumptions, exception, table, then your answers get completed with conclusion. So each step holds a mark. जैसे आपने introduction दिया, definition दिया, meaning दिया, table बनाया, table का explanation, diagram बनाया, diagram का explanation, then assumptions and then exceptions. Same goes with अगर मैंने पूछा features of national income, तो write there introduction, explain it in 2 to 3 lines. फिर लिखो definition, explain it in 2 to 3 lines. Now, when it comes to definition, be very precise. In economics, there is a technical language. You cannot write your own language. मतलब आपको जो economical language है वो इसी में लिखना होगा, just like a science. You cannot write your own language there. So be precise with the words, with the language which you use. Definition to be precise. फिर उसके बाद meaning लिख दिया, definition लिख दिया, फिर आप फीचर्स एक्सप्लेन करो. यूज योर टाइम टू इलेबरेट दिस आंसर्स, राइट नीटली, ड्रॉ डायग्राम्स वेरेवर रिक्वायर्ड एंड बी कॉन्फिडेंट फॉर राइटिंग योर पेपर. दूसरी बात, हर किसी का ये एक रहता है कुछ भी लिखने से मार्क्स मिलता है. नो, दिस इज अ क्लियर मिथ. यू हैव टू राइट इकोनॉमिक्स इन अ टेक्निकल लैंग्वेज. बी कॉन्फिडेंट while solving your paper. You know your answers thoroughly. Write your answers whatever you know. Write pointers, underline your pointers, underline your keywords, and then you are done with your paper. While writing your paper, be confident and be prepared. This was for today's lecture. If you like today's lecture, stay tuned for further updates. Subscribe to our channel for more such videos. Thank you.